टेलीविज़न मीडिया खास तौर पे अगर मैं बात करूं, प्रिंट भी एक हद तक एक तरीके से घुटने टेके हुए तौर पे दिखता है कि वो सिर्फ सरकार के गुणगान में लगा हुआ है। एक कैश फॉर क्वेश्चंस आपने देखा है कि एमपी लोगों ने पैसे लेके क्वेश्चंस पूछे पार्लियामेंट में। एक बहुत बड़ी एक वेन थी, एक चाह थी जर्नलिस्ट में, एडिटर्स में चाह थी। वो चाह नहीं है अब। टेलीविजन में थोड़ा सेंसेशनलिज्म आया। मिडिल लेवल जर्नलिस्ट तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन उनको करने का मौका नहीं मिलता। न्यूज़ लॉन्ड्री जो कि एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके मॉडल। आप अगर देखें पिछले 30 सालों में तो 2-3 मीडिया संस्थान को छोड़ दें तो कोई नया मीडिया संस्थान वैसे बढ़ के नहीं आया है, तो वही सारे पुराने लोग ही चले आ रहे हैं। तो अगर हम 10 साल कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार को देखें और 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को देखें तो स्पष्ट तौर पे दिखता है कि टेलीविज़न मीडिया खास तौर पे अगर मैं बात करूं, प्रिंट भी एक हद तक एक तरीके से घुटने टेके हुए तौर पे दिखता है कि वो सिर्फ सरकार के गुणगान में लगा हुआ है। लेकिन ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार में बहुत वोकल थे। तो आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम उन मैनेजमेंट्स की तरफ है या प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उस प्रॉब्लम को वो डील नहीं कर पा रहे? और डील नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं वो भी तो करप्शन के हिस्सेदार नहीं है? ये देखिए, वो तो वो खुद ही बता पाएंगे कि उनका यूपीए 1 और 2 में जिस तरह की पत्रकारिता करते थे और अब जो करते हैं उसमें अगर डिफरेंस है तो क्यों है। मैं तो उनके इंटरनल पॉलिसीज ना जानता हूँ ना उनका रुख मतलब बता सकता हूँ। वो वही जाहिर कर पाएंगे कि अब आप यूपीए 2 में आपने कॉमनवेल्थ स्कैम एक्सपोज किया, आदर्श कई तरह के कोल स्कैम, आपका टेलीकॉम के कई तरह से बहुत अच्छे स्टोरीज करी लोगों ने, रिपोर्टर्स ने, प्लेटफॉर्म्स ने अपना रेपुटेशन बनाया है उस पर। और अब अगर इस तरह के स्टोरीज नहीं कर रहे हैं तो वो तो अगर आप डेमोक्रेसी पे अंकुश नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से एंटीबायोटिक नहीं डाल रहे मीडिया का, खोजी पत्रकारिता का डेमोक्रेसी में, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो स्टोरीज अब नहीं मिल रही हैं आपको? क्या आपके पास उस तरह के पत्रकार नहीं है जो वो स्टोरीज कर पाएँ, या आप किसी वजह से वो स्टोरीज ना कर पाए तो वही उसका आंसर दे पाएंगे? मतलब ये आपको लगता है कि तीनों वजह हो सकती है कि स्टोरी नहीं भी मिल रही हो, पत्रकार नहीं मिल रहे हो, या कुछ और डर भी हो? बिल्कुल, और वजह भी हो सकती है। और वजह भी हो सकती है। आने वाले दिनों में आप कैसा भविष्य देखते हैं खास तौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का इंडिया में? देखिए, आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड अरीना है और बिना नॉन प्रॉफिट अप्रोच के ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और होगा अगर फॉर प्रॉफिट में सक्सेसफुल होगा, बहुत ही उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, बहुत ही कम स्कोप में वो सक्सेसफुल होगा। सो वी नीड, अब जैसे आपके जितने भी इन्वेस्टिगेटिव नॉन प्रॉफिट नॉर्थ अमेरिका में कम से कम 150-200 से ज़्यादा हैं। कहीं फाउंडेशन फंड करता है, कहीं कोई यूनिवर्सिटी फंड इंक्यूबेट करती है, कहीं वो किसी तरीके से करते हैं। तो इंडिया में भी, एक सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज़ अ वेरी वेरी रिसोर्स इंटेंसिव वर्क, और रिसोर्स उसका कोई आपको डायरेक्ट कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं है। ये जिम्मेदारी सोसाइटी की भी बनती है। तो एक रिसोर्स इंटेंसिव में जहाँ आप आएंगे तो वो नॉन प्रॉफिट से ही चल सकता है। आपका उसमें कोई कॉमर्शियल अगर आप उसमें से रिटर्न देखेंगे तो वो मिलने वाला नहीं है। हाँ, मतलब जो अनिरुद्ध कह रहे हैं कि अच्छी पत्रकारिता होनी चाहिए तो उसके लिए जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है, क्योंकि अगर आप लोग जिम्मेदार तरीके से सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी एक संस्था कैसे खड़ी होगी। अनिरुद्ध, मैं लौटता हूँ आपके कुछ लेखन पर। आपने कई किताबें लिखी, उपन्यास लिखा। आपका एक उपन्यास तो बहुत ही चर्चित हुआ, बंका 13। हम सब लोगों ने आपसे मिलने से पहले वो किताब पढ़ी थी। तो अब परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, तो इन दिनों क्या नया मिलेगा? आपकी जो अभी बायोग्राफी टाइप की जो किताब है, मैं ये मानता हूँ कि वो आपकी हाफ बायोग्राफी है, अभी पूरी बायोग्राफी आई नहीं है। या तो कुछ चीज़ें आपने उसमें जानबूझकर छिपा दी या फिर अगली बार के लिए रखा है। तो अब आगे फिर अभी क्या आ रहा है? आई एम वर्किंग ऑन 2 novels. One is a novel set in Iraq in the insurgency years of 2006, 7, 8. Fiction. And I'm also working on another work in fiction set in other places, Europe and other places.
तो वो दोनों पे काम चल रहा है मेरा। अभी देश पूरा राममय है। राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा श्री राम की विग्रह में हो चुकी है, एक पूरा माहौल बना हुआ है। आज की राजनीति को राम की राजनीति से, जो राम राज की बात होती है, उससे कैसे आप तौलते हैं? देखिए, ये बहुत ही डीप प्रश्न है, लेकिन मैं अब निजी तरीके से ही इसका आंसर कर सकता हूँ। मेरा जो एक आई कंसिडर रिलीजन अ वेरी पर्सनल स्पेस। तो मतलब मैं जाता हूँ मंदिर, मेरे भी है, मैं बहुत स्पिरिचुअल लोगों से मिलता भी हूँ, लेकिन वो बहुत मेरा एक पर्सनल स्पेस है। मैं रिवील नहीं करता, जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं, और मैं इसका कुछ पब्लिक डिस्प्ले भी नहीं करता हूँ, मतलब चुपचाप चला जाता हूँ कहीं पे। तो अब लेकिन अगर लोग प्रदर्शन करना चाहें तो हो सकता है, उसमें मैं मना ही क्या कर सकता हूँ। अगर लोगों का है कहीं मंदिर में जाना, एक पब्लिक डिस्प्ले करना, तो वो भी क्या पता सही तो उस डिस्प्ले से पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है, क्योंकि ये देखा जा रहा है पिछले 30 सालों में, अगर हम देखें, बल्कि ज़्यादा, अगर 30 सालों से ज़्यादा समय में एक पूरा बदला है, बदलाव दिखा है। एक मंदिर के साथ खड़ा है, कुछ लोग मंदिर के विपक्ष में खड़े हैं। मैं अगर अयोध्या की बात करूं तो दोनों धड़े बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। तो उस परिस्थिति में कितना संभव है कि, देखिए, ये प्रश्न ऐसा है कि नेशन हैज टू कम अप विद अ नैरेटिव। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, what the nation considers to be secular. So those are debates should happen in a very healthy atmosphere. And as far as I'm concerned, the debate is very simple. It is a philosophy of you can practice what you believe in. I mean, you believe in, but we also don't have the right to go and say blah blah, put our views on somebody else. So each one, we should realize that in a diverse country like ours, there are millions of views about something, and we can't impose our views or our views of religion on somebody else. So each one of us have to have their own spaces, and the spaces should not clash. I mean, that is the beauty of our country, that obviously there have been clashes, there have been sort of infringement of spaces on both sides, but ultimately, if we want to succeed as a country in a long-term perspective, all of us have to move in one direction. And then moving in one direction is very important, and I think for that, a tolerance of the view of the other and basically live and let live is largely a sort of policy which has to be articulated in a manner that everybody understands it. तो आपको नहीं लगता कि हम एक ही डायरेक्शन में हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं अब? देखिए, समय आपका 5 साल 10 साल में नहीं गिना जाता, तारीख लंबी होती हैं। कभी कभी हमारी उम्र भी गुजर जाएगी और तारीख बहुत छोटी सी तारीख है, तो तारीख बदलते भी टाइम लगता है। तो तारीख का 5-6 साल में कोई आप उसका आकलन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, अभी बीच में कई पत्रकारों से, लेखकों से मैं बात कर रहा हूँ लगातार, तो उसमें से मैं नाम अभी नहीं लूँगा आपको, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का कहना है, ये मानना है कि पिछला जो 10 साल है वो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। मतलब इट्स कल्चरल रेनेसां इन लास्ट 10 years। तो उस धारा पे अगर हम बात करें, अगर हम सोचें, तो फिर तो हम एक अलग धारा में बढ़ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि तारीख जल्दी नहीं तय होगी, तो शायद कुछ लंबे समय के बाद तय हो। हाँ, ये आपका मतलब एक दौर आते हैं। अब ये दौर, अगर आज के दौर की बात करें, कब तक चलेगा, या चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या बिल्कुल चलना चाहिए, ये तो भारत की जनता ही डिसाइड करेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या ये सही नहीं है। एक देश में एक जो माहौल बना कि बहुत माइनॉरिटीज़ को अपीज़ किया और उसके रिएक्शन में एक मूवमेंट बना। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे अपीजमेंट हुआ, मैं तो कहूँगा हाँ हुआ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जिनका अपीजमेंट हुआ, या जो लोग बोलते हैं अपीज़ हुआ,
उनकी हालत कोई सुधरी नहीं है, बिल्कुल नहीं सुधरी। बिल्कुल नहीं सुधरी। और उस अपीजमेंट का अगर आप बोले तो उनका कोई फायदा भी नहीं हुआ है। उनको तो बिल्कुल नहीं फायदा हुआ। उस तो community ये को तो एक्चुअली जो बिल्कुल फायदा 80s का जो दौर था वो पॉलिटिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट था मेरी समझ में, मेरी इंडिया के पॉलिटिक्स के लिए। उस समय आपका बोफोर्स को लेके करप्शन बहुत बड़ा इशू बना, आपका राम जन्मभूमि के ताला टूटा, आपका मंडल एजिटेशन शुरू हुआ, तो कास्ट की राजनीति शुरू हुई, आपकी राम की राजनीति शुरू हुई, और आपकी करप्शन की राजनीति बहुत बड़े तौर पे शुरू हुई। और वो डिकेड एक तरह से कांग्रेस 400 सीट से एकदम 200 पे सिमट 200 गई पे आ गई, बिल्कुल। और तब से वो कांग्रेस का राइज नहीं हुआ है, फिर वो नहीं आ पाई। वो चीज नहीं आ पाई है। 415 से 100 तो अगर आपको कांग्रेस, आज की कांग्रेस देखनी है तो आपको 80s में देखना पड़ेगा कि क्या किया कांग्रेस ने। तो वो 80s का दशक बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आज कांग्रेस कहाँ है। मैं इसीलिए बात कह रहा था कि आप देखिए ना कि 84 में 2 सीट से आज 303 सीट, 84 में 415 सीट से आज 50 सीट, 52 सीट। तो ये पूरी जो परिस्थितियां बदली हैं, तो इसमें ये तो तय है कि अब जिस अपीजमेंट की बात हम सब लोग करते हैं उस कम्युनिटी को तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में अगर हम एक बेहतर भारत की जो बात करते हैं और जिस राम राज्य की बात गांधी करते थे, अगर आपको मैं थोड़ा सा गांधी पे ले जाऊं अभी, तो इस दौर को गांधी कैसे देखते? अब महात्मा थे, इस दौर को चिंतित होते, इस दौर को देख के जरूर चिंतित होते, क्योंकि चिंतित सबसे ज्यादा इस बात से होते कि जो कम्युनिटीज एक साथ, जो कि सिलसिला उनकी कहानी एक साथ लिखी है, उनका परवरिश एक साथ है और रहते साथ साथ हैं, तो वो अगर आप देखें तो एक समन्वय से चलना चाहिए। और वो समन्वय अगर आज नहीं है, अगर वो समन्वय टूट रहा है किसी कारण, या वो समन्वय किसी पार्टीज के पॉलिटिक्स की वजह से समन्वय टूट रहा है, तो वो चिंतित जरूर होते और उसका क्या पता कुछ सॉल्यूशन निकालते। नए पत्रकारों को जो आ रहे हैं उनको, और ख़ास तौर पर जो खोजी पत्रकार बनना चाहते हो, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ टिप्स अनिरुद्ध बहल की तरफ से जरूर दिया जाना चाहिए। I think journalism is also a social perspective. If you are wanting to come into journalism, you have to have a larger social perspective. Now, the social perspective could be that that there is a larger good that you may succeed in doing if you pursue stories and there is an impact, and there's a larger good to society, to country. There's a certainly a lot of satisfaction in doing a story which helps people, which brings out certain things, which because of what the stories and the facts that you pursue ends up helping people. So it does sort of impact people. And I remember a story in the mid-90s. I did a big profile on a corporate chairman on something or the other, and it was a whole one-page profile that I did. And I was I went back home at that time. My parents used to stay in Lucknow, and I went back and I sort of proudly I displayed some of the stories that had come out. And a Canadian lady looked at that profile and she looked up at me and she commented, "Yeah, it's a very well-written thing, and I think it's been very good for that particular chairman in question." And then she went quiet. So I thought about it for a long time. So in effect, she was saying that you have done a good PR piece. Good PR piece. So that sort of comment stayed in me a long time, that it's not just, the critical aspect has to come out, and it's not just language and communication. So journalism is much more than that. So there is a critical eye that you put on stories. I mean, it need not be investigative journalism, but it should be a critical eye has to be there. You have to understand the defects of a person or a company. You have to understand where they're going wrong, because that perspective, the ugliness makes the whole picture complete. Without the ugliness, the picture is never complete.
अभी अगर कहा जाए तो एक चीज़ और बात आती है पत्रकारिता में, मतलब दो तीन बातें कही जाती हैं। अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो पत्रकारिता ग्लैमर नहीं है। अब ये भी देखा गया है कि पत्रकारिता पैशन भी नहीं है और मिशन भी नहीं है, अब सिर्फ करियर है। तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि ग्लैमर तो बिल्कुल नहीं है पत्रकारिता। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर जर्नलिज्म में आना है, जर्नलिज्म में, तो ग्लैमर नहीं है, क्योंकि ग्लैमर से ही लोग आते हैं आजकल। तो क्या टेलीविज़न ये वो, तो ग्लैमर से लोग आते हैं। नहीं, हो सकता है पहले ग्लैमर हुआ हो, एक दौर में था जबकि इतना स्कैटर्ड नहीं था आपका मीडिया स्पेस। आपके टेलीविजन के कुछ उनके 6-7 चैनल होते थे, आपको चेहरे दिखते थे, चेहरे याद होते थे। अब वो दौर नहीं है। अब आपका हज़ारों तरह के यूट्यूब चैनल हैं, सोशल मीडिया पेजेस हैं, ट्विटर है, आपका टेलीविज़न है। टेलीविज़न कोई देखता भी है आजकल, मुझे पता नहीं, क्योंकि क्लिप्स लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन कोई टीवी पे कोई न्यूज़ देख रहा हो, मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये दौर तो चेंज हुआ ही है ना। तो अब आप, पहले आपके 20 एंकर के लोग चेहरे जानते थे, अब 1000 एंकर हैं। तो ग्लैमर तो है नहीं ना, किसी को चेहरे ना याद रहते हैं। तो आपकी पहचान अगर कुछ हो सकती है कि अगर आपने कोई ऐसा स्टोरी की जिससे लोग का भला हुआ, जिससे इम्पैक्ट हुआ, तो वही पहचान एक बहुत बड़ी हो सकती है। और या आपकी जो एक पब्लिक स्पिरिटेड एक कोई आप स्टोरीज करते हो, तो वो एक तरह से कंटेंट पे बहुत निर्भर करता है आपका क्या इमेज बनती है एंड में। तो एक तरह से ग्लैमर तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स बनते थे, मुझे भी बहुत बुलाते थे शुरू में कि आप आके जर्नलिस्ट से बात करिए, तो मैं यही बोलता था कि अगर आप ग्लैमर की वजह से आ रहे हैं तो मत आइए। आप, हो सकता है उस समय दौर में ग्लैमर हो, लेकिन इस दौर में तो ग्लैमर भी नहीं है। हाँ, एक बार मैं आशुतोष से भी बात कर रहा था बहुत पहले, तो उन्होंने कहा कि ना ग्लैमर है ना मिशन है। तो पत्रकारिता, उनका सपाट कहना था कि पत्रकारिता में आओ तो करियर बनाने आओ। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मतलब नहीं उनकी बात से, मतलब अगर मैं ये बात पूछूं तो देखिए, करियर भी क्यों नहीं है, करियर तो है ही। मीडिया लोग में करियर बनाते हैं, लेकिन आप चवन्नी के भी गांधी हो तो चवन्नी के गांधी तो बनो। मतलब एक तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका एक करियर क्यों नहीं, मीडिया करियर लोग का। मैं श्रीलंका में था कुछ सालों पहले, तो वहाँ के जर्नलिस्ट बहुत ही एक जेलस तरीके से इंडियन जर्नलिस्ट को देखते थे कि दे कैन मेक अ करियर आउट ऑफ जर्नलिज्म, क्योंकि वहाँ बहुत ही लो पेइंग प्रोफेशन है मीडिया। तो पीपल वर फाइंडिंग इट हार्ड टू सस्टेन देमसेल्व्स लॉन्ग टर्म, सो दे यूज्ड टू लुक एट अस विद। सो I am very proud that there are thousands of journalists who are making a living out of it. And I think any career, if you stick to the principles of the profession, if you stick to you can make a good career out of, even now, people will come to you because they trust you. Ultimately, trust is very important. The trust between the platform and the viewer or the reader, and the trust that you establish by doing your stories. It's a connection with people. People learn to trust you over time by the kind of stories that you have done. तो बहुत अच्छा लगा अनिरुद्ध आपसे बात करके। आप भारती कप के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अनुरंजन। अभी हम बात कर रहे थे अनिरुद्ध बहल से और बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारे नए लोगों के लिए मैंने कुछ सवाल अनिरुद्ध से ज़रूर पूछे कि नई जनरेशन को क्या करना चाहिए। पत्रकारिता में उम्मीद अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, मौका अभी भी है, समय अभी भी है, और समाज को बेहतर एक स्वरूप देने के लिए आप अगर आगे बढ़ें तो पत्रकारिता आपके लिए बहुत मुफीद जगह है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।